हेलो माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर एकेडमी। कल के लेक्चर में हमने स्ट्रेट लाइन मेथड के जो अलग अलग प्रॉब्लम्स थे वो करके हो गए थे। 6 प्रॉब्लम हमने स्ट्रेट लाइन मेथड के किए और मैंने आपको प्रॉमिस किया था आज हम लोग नया मेथड सीखने वाले हैं, उसका नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सो चलो फटाफट से चेक करते हैं कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या है, किस तरह से कैलकुलेशन होता है और स्ट्रेट लाइन मेथड के मुकाबले उसमें क्या डिफरेंस है। याद है क्या ये चार्ट हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको सिखाया था कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग डेप्रिसिएशन। एक है कॉस्ट ऑफ द एसेट, दूसरा है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ और तीसरा है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। तो ये तीन चीज़ें अगर अपने हाथ में रहेंगी तो हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स मैंने आपको नाम बता के रखा था, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट सिस्टम या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, उसी का दूसरा नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, उसी का तीसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड अपना कैलकुलेट करके हो गया है, उसका 6 अलग अलग प्रॉब्लम भी सॉल्व करके हो गया है। सेकंड मेथड जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं उसका नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड। और उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग मेथड्स है, एन्युटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड और मशीनर रेट मेथड। लेकिन अपने सिलेबस में 11वीं के सिलेबस में सिर्फ ये ऊपर के 2 अलग अलग पॉइंट्स ही है, बाकी के पॉइंट्स अपने सिलेबस में नहीं है। ओके, तो चलो फिर आज चालू करेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या कहता है। अंडर द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड or the written down value method, depreciation is charged at a specific percentage on the value of the opening balance of the asset every year। फिर से एक बार देखते हैं, अंडर द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट अ स्पेसिफिक परसेंटेज ऑन द वैल्यू ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एसेट एवरी ईयर। मतलब डिप्रिसिएशन का जो कैलकुलेशन है वो एसेट के ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर नहीं किया जाएगा, बल्कि हर साल के शुरुआत में एसेट का जो ओपनिंग WDV रहेगा उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन सर एसेट का ओपनिंग WDV तो हर साल चेंज होते जाएगा, क्योंकि हमने एक एसेट अकाउंट बना के रखा रहेगा और उसमें हमने डिप्रिसिएशन का एंट्री पास किया रहेगा। डिप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है हमेशा, डिप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर एंड बिकॉज ऑफ डिप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ द एसेट गोज आउट। तो सर उसका एंट्री होता है डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट रियल अकाउंट है, उसको हमने क्रेडिट किया हुआ है, एसेट को क्रेडिट किया मतलब एसेट की कीमत कम हो गई है। तो सर आज के साल के एंड में एसेट की जो कीमत बची हुई रहेगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो थोड़ी कम हो गई रहेगी, अगले साल के शुरुआत में ओपनिंग बैलेंस करके आएगी और आप उसके ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, मतलब वो और भी कम हो जाएगी। फिर उसके बाद में अगले साल मतलब थर्ड ईयर में फिर से बार और भी ओपनिंग बैलेंस कम रहेगा, तो हर साल वो कम होती जाएगी, मतलब हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट चेंज होती जाएगी। तो क्या बराबर है क्या? यस, इनफैक्ट दैट इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन। इसका मतलब ये होता है, इट्स इंप्लाइज दैट द एसेट वैल्यू इज नेवर रिड्यूस टू जीरो, क्योंकि हर साल हम लोग एसेट का ओपनिंग बैलेंस के ऊपर अमाउंट कैलकुलेट करते जाएंगे, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेट करते जाएंगे। तो जैसे जैसे ओपनिंग बैलेंस धीरे धीरे कम होते जाएगा वैसे वैसे डेप्रिसिएशन भी कम होते जाएगा। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि आपका जो एसेट है, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेंज द पेन कलर। आपका एसेट का कीमत जस्ट एग्जांपल 100 रुपीज़ है जब परचेस किया तब, और सपोज आपने डिसाइड किया कि उसका डिप्रिसिएशन 20% चार्ज करने का है। तो 20% अगर SLM रहेगा, OCM रहेगा, फिक्स इंस्टॉलमेंट रहेगा, तो आप बोलोगे फर्स्ट ईयर में 20 बच गया 80, सेकेंड ईयर में 20 बच गया 60, थर्ड ईयर में 20 बच गया 40 और फोर्थ ईयर में बाद में 20 बच गया 20, फिफ्थ ईयर में 20 बच गया 0। क्योंकि आपने हर बार क्या किया है, वो जो 20% कैलकुलेट करने का है वो आपने हर बार 100 के ऊपर ही कैलकुलेट किया है। लेकिन वही अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड रहेगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर में 100 है उसका कॉस्ट है, उसके ऊपर 20% डिप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा मतलब 20, तो बचेगा 80। फिर 80 का 20% कैलकुलेट किया जाएगा, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन ऑन द ओपनिंग बैलेंस और WDV, दैट इज द वैल्यू ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एसेट एवरी ईयर। मतलब फर्स्ट ईयर में वो 100 के ऊपर 20% कैलकुलेट करेगा, बट सेकेंड ईयर में वो 100 के ऊपर नहीं बल्कि 80 के ऊपर 20% कैलकुलेट करेगा, मतलब इट विल बी 16। सो 80 माइनस 16 मतलब 10 गया तो 70 और 6 गया तो 64, तो इट विल बी 64। फिर उसका 20% कैलकुलेट करना पड़ेगा, 10% मतलब हो जाएगा 6.40 और 20% इसका मतलब 6.40 का डबल मतलब 12.80। मतलब हर बार डिप्रिसिएशन देखो इधर 20 20 20 20 20 ऐसा कांस्टेंट है, वेरएज यहाँ पे फर्स्ट टाइम डिप्रिसिएशन 20, सेकेंड टाइम डिप्रिसिएशन 16, थर्ड टाइम डिप्रिसिएशन 12.80
ऐसा डिप्रेशन कम कम होते जाएगा, लेकिन किसी भी हालत में अल्टीमेट अमाउंट जीरो नहीं होगी, क्योंकि आप हर साल आगे चले जाओगे तो जो नई अमाउंट आई रहेगी उसका 20%, जो नई अमाउंट आई रहेगी उसका 20%, तो डिप्रेशन धीरे धीरे कम होते जाएगा, लेकिन कभी भी अपने एसेट की कीमत को जीरो नहीं करेगा, और डिप्रेशन हमेशा कम होते जाएगा। इसी के लिए उसका नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। वी आर कैलकुलेटिंग द डिप्रिसिएशन नॉट ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, बट वी आर कैलकुलेटिंग द डिप्रिसिएशन ऑन द रिड्यूस्ड बैलेंस, रिड्यूस्ड अवेलेबल ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एसेट। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। और इसका इंप्लीकेशन क्या है? इसका इंप्लीकेशन है कि एसएलएम में एसेट उसके यूजफुल लाइफ के एंड में उसका वैल्यू बुक्स में जीरो बन सकता है, लेकिन आरबीएम में उसका वैल्यू कभी भी जीरो बनने वाला नहीं है। हर बार डिप्रेशन थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा, फिर जितना कम है उसका 10%, 20%, 15% जो रहेगा वैसा, तो ऑटोमेटिक कभी भी हम जीरो बनने वाले नहीं है। जीरो जीरो के पास जाते जाएंगे बट जीरो नहीं बनेंगे। That's why it is called as reducing balance method or WDV method, because the depreciation is not calculated on the original cost. Depreciation is calculated on the opening balance, which goes on changing every time and it goes on reducing. That's why the method is called as reducing balance method. तो सर ये reducing balance method में क्या होता है? अभी जैसा मैंने बोला वैसा, to ascertain the annual amount of depreciation to be charged to the profit and loss account under this method. In the first year, the depreciation is calculated on the original cost. जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया था 100 के ऊपर कैलकुलेट किया था। एसएलएम में क्यों? एसएलएम के अंदर भी 100 रुपये का कैलकुलेट किया था और आरबीएम के अंदर भी 100 रुपये का कैलकुलेट किया था, लेकिन सेकंड ईयर में से आगे चेंज हो गया। एसएलएम में हर बार वो 100 के ऊपर ही कैलकुलेट किया था, आरबीएम में वैसा नहीं है। इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स इट इज कैलकुलेट ऑन द ओपनिंग बैलेंस और ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, नॉट ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सो अगर आपको याद रहेगा, ये फॉर्मूला बहुत पहले सिखाया था मैंने आपको। फॉर्मूला कौन सा था? डिप्रिसिएशन पर एनम कैसे कैलकुलेट करते हो? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट इन नंबर ऑफ ईयर्स। और उसका परसेंटेज कैलकुलेट करने का कैसे कैलकुलेट करते हो? ये जो डिप्रिसिएशन पर एनम आपका आ गया है, दैट बिकम्स न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। इसको बोलते हैं एसएलएम मेथड ऑफ कैलकुलेशन, या फिर कोई बोलता है ओसीएम, या फिर कोई बोलता है एफआईएम। मतलब क्या? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, नहीं तो स्ट्रेट लाइन मेथड। ये हमने ऑलरेडी सीख के हो चुका है, लेकिन आज हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हमको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के बारे में बात करने का है। तो वो जो एम्प्टी चौकोन है उसको मुझे पूरा करने का है। तो इसका मेथड कैसे होगा? डिप्रिसिएशन पर एनम कैसे कैलकुलेट करने का? तो डिप्रिसिएशन पर एनम इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, और मैं उसको बोलूंगा ये सिर्फ फर्स्ट ईयर का पॉइंट है। सेकेंड ईयर से क्या हो जाएगा? वो सेकेंड ईयर से बन जाएगा वो, लेट मी चेंज द कलर, सेकेंड ईयर से बन जाएगा ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। थोड़ा सा चेंज करता हूं, रुको। यप, ये क्या है मेरा? डिप्रिसिएशन पर एनम फर्स्ट ईयर, एंड बाद में सब्सिक्वेंट ईयर में क्या हो जाएगा? सब्सिक्वेंट ईयर में इट विल बी ओपनिंग बैलेंस into rate of depreciation। फर्स्ट ईयर में ओपनिंग कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट इंटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, और उसके बाद में सब्सिक्वेंट ईयर में ओपनिंग बैलेंस इंटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। ये उसका फॉर्मूला रहेगा। सर वो परसेंटेज जो बोला आपने रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, वो कैसे कैलकुलेट करने का? उसका एक फॉर्मूला है 1 माइनस nth रूट ऑफ सैल्वेज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट। सर ये nth रूट कैसे कैलकुलेट करने का? मैं तो एसपी का बच्चा हूँ, मुझे ये मैथ्स वास आता नहीं है। डोंट वरी, अपने सिलेबस में इस फॉर्मूला को यूज करके डिप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आई एम रिपीटिंग अगेन, अपने सिलेबस में डिप्रिसिएशन का आरबीएम का रेट, जिस तरह से हम लोग एसएलएम का कैलकुलेट कर सकते हैं, डिप्रिसिएशन पर एनम अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100, ये आपके सिलेबस में आ सकता है। लेकिन आरबीएम का ये जो फॉर्मूला है 1 माइनस nth रूट ऑफ सैल्वेज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट, ये आपके सिलेबस में नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। आपको हमेशा डिप्रिसिएशन का ये जो रेट उन्होंने बोल के रखा है, ये जो रेट उन्होंने बोल के रखा है, वो प्रॉब्लम आपको दे के रखेगा कि बाबा उनका आरबीएम सिस्टम है और 10%, 15%, 20% ऐसे डिप्रेशन कैलकुलेट करने का है। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे के रखा है, ये सिर्फ याद रखने के लिए है, इसका कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको कैलकुलेशन हमेशा इसके हिसाब से करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में ओरिजिनल कॉस्ट इंटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, एंड सब्सिक्वेंट ईयर में ओपनिंग डब्ल्यूडीवी इंटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, ओपनिंग बैलेंस इंटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। दिस इज हाउ द थिंग्स विल बी कैलकुलेटेड। ओके, सो इसका मतलब क्या हो गया? द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन चार्ज पर ईयर इज नॉट फिक्स्ड, बट इट गोज ऑन डिक्रीजिंग ग्रेजुअली as the opening balance of the asset will also go on decreasing each year. In other words,
चार्ज ऑफ डिप्रिसिएशन इन द इनिशियल पीरियड इज हायर। शुरुआत के सालों में डिप्रेशन का चार्ज ज़्यादा रहेगा और बाद में के सालों में डिप्रेशन का चार्ज कम रहेगा। अगर आपको याद रहेगा तो पहले कितना था, 20 था, बाद में कितना आया था, 80 मतलब 16 आया था, उसके बाद में 12.80 आया था, ऐसा बार बार चेंज होते जा रहा था। सो डिप्रिसिएशन शुरुआत में 20, बाद में 16, बाद में 12.80, मतलब धीरे धीरे कम होते गया था। दैट इज द सेम पॉइंट विच वी आर कंसिडरिंग। ओके, सो लेट अस नाउ चेक वन स्मॉल क्वेश्चन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन एंड ट्राई टू पुट इट ऑन अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कि भैया ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ग्राफ के हिसाब से देखने को जाएगा तो दिखता कैसे है। हमने एसएलएम का भी ग्राफ बनाया था, याद है ना आपको? नहीं याद रहेगा तो फोर्थ लेक्चर देखिए, एसएलएम का फोर्थ नहीं तो थर्ड लेक्चर देखिए, उसके अंदर मैंने डिस्कस किया हुआ है। देखो फिर अभी एक क्वेश्चन देखता हूं मैं यहाँ पे। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज ₹80,000। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज ₹80,000 एंड द डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। Depreciation is charged at the rate of 10% per annum under written down value method. Then the amount of depreciation will be computed as follows. अभी क्या बोला है, डेप्रिसिएशन का कॉस्ट का एसेट का कॉस्ट कितना है, 80,000 है। डेप्रिसिएशन का रेट के लिए वो nth रूट 1 माइनस nth रूट ऑफ सैल्वेज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट, वो फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन का रेट दिया है, व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, 10% पर एनम। और मेथड कौन सा बोल के रखा है, रिटर्न डाउन मेथड बोल के रखा है बाबा लोग, बेबी लोग, विल हैव टू बी केयरफुल। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करने का, मैं बोलूंगा देखो फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। पहला कॉलम कौन सा है मेरा, ईयर का कॉलम है। बाद में सेकंड कॉलम कौन सा है मेरा, आइदर ओरिजिनल कॉस्ट और ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ओरिजिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, सेकंड ईयर से आगे सब्सिक्वेंट ईयर में हम लोग ओपनिंग डब्ल्यूडीवी को कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए जो मेरा सेकंड कॉलम है उसका नाम देखो क्या है, आइदर ओरिजिनल कॉस्ट और ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। अब कोई बड़े होशियार बच्चे रहते बोलते सर हाँ हमको समझा, आपने क्या लिखा है, ओरिजिनल कॉस्ट अपॉन ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, फटका मारूंगा। ऐसा कुछ नहीं बाबा लोग, वो और का साइन है, अपॉन का साइन नहीं है। अगर मुझे अपॉन करने का तो जनरली मैं इस तरह से लिखता हूँ, सो इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है। ओरिजिनल कॉस्ट फर्स्ट ईयर के लिए लगेगा और सब्सिक्वेंट ईयर में ओरिजिनल कॉस्ट नहीं लगेगा, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लगेगा, इसके लिए वहाँ पे और लिख के रखा हुआ है। माइनस फ्रॉम दैट और डिडक्ट फ्रॉम दैट करंट ईयर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। सर 10% आपको कहाँ से आया, प्रॉब्लम ने बोला भैया 10% डिप्रेशन चार्ज करो, और बाद में बचेगा वो क्या बोलेंगे, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। सो फर्स्ट ईयर में उन्होंने बोल कर रखा ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 80,000, सो दैट आई एम टेकिंग हियर 80,000। उसमें से 10% माइनस किया, मतलब आंसर आ गया 8,000। सो 80 माइनस 8 इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया, 72,000। आई रिपीट, 80 माइनस 8 मतलब आंसर कितना आ गया, 72,000। फिर फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी सेकेंड ईयर का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बन जाएगा। तो सेकंड ईयर के लिए ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना बन गया, 72,000। सर ये 72,000 कहां से आया, यहां से आया। 72,000 ऐसा गोल घूम के यहां पे आके बैठ के रखा है। तो इस 72,000 के ऊपर सेकंड ईयर का डिप्रेशन चार्ज होगा। फर्स्ट ईयर में 80,000 पे कैलकुलेट किया है। अगर ये प्रॉब्लम मुझे एसएलएम के हिसाब से सॉल्व करने का रहता था तो मैं सेकंड ईयर में भी 80,000 के ऊपर ही कैलकुलेट करता था, क्योंकि उसका लॉजिक है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पर कैलकुलेट करो। और यहाँ पे लॉजिक अलग है, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पर कैलकुलेट मत करो, बल्कि सिर्फ जो भी कुछ तुम्हारा ओपनिंग डब्ल्यूडीवी रहेगा उसके ऊपर कैलकुलेट करो। तो 72,000 का 10% कैलकुलेट किया, मतलब 7,200। तो 72,000 में से 7,200 कट किया, बच गया कितना, 64,800। फिर सेकंड ईयर का क्लोजिंग मतलब थर्ड ईयर का ओपनिंग, तो बन गया 64,800 ऑफ द ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ द थर्ड ईयर। उसका 10% कैलकुलेट किया, अभी 80,000 का नहीं कैलकुलेट किया, 72,000 का कैलकुलेट नहीं किया। अपने साल का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना है उसका 10% कैलकुलेट किया, तो 6480, 64,800 माइनस 6480 मतलब 58,320। फिर 58,320 अगले साल का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी मतलब फोर्थ ईयर का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बन गया। फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग मतलब सेकंड ईयर का ओपनिंग, सेकंड ईयर का क्लोजिंग मतलब थर्ड ईयर का ओपनिंग, थर्ड ईयर का क्लोजिंग मतलब फोर्थ ईयर का ओपनिंग। उसके हिसाब से वर्किंग चालू है। तो 58,320 का 10% मतलब 5832 ले लिया, तो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितना आ गया, 52,488। सो हियर यू कैन सी कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है, फर्स्ट ईयर में 8,000, सेकंड ईयर में 7,200, थर्ड ईयर में 6,480, फोर्थ ईयर में 5,832। तो अगर मुझे इसका डायग्राम ड्रॉ करने का है, एक्स एक्सिस पे ईयर लाइफ, फर्स्ट ईयर खत्म, सेकंड ईयर खत्म, थर्ड ईयर खत्म, फोर्थ ईयर खत्म, ऐसे कंसिडर करूंगा, और वाई एक्सिस पे डिप्रिसिएशन का अमाउंट कंसिडर करूंगा। इन दैट केस डिप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे आएगा, 2,000 तो कभी है ही नहीं, 8,000, 7,200, 6,480, 5,832। लेकिन आप दिमाग चलाओगे आपको समझेगा, जैसे जैसे एसेट का जिंदगी और आगे बढ़ती जाएगा वैसे वैसे शायद वो अमाउंट 5,832 में से और कम होकर फिर बाद में शायद 4,000 पे जाएगा, फिर 3,000 पे, फिर 2,000 पे चला जाएगा। इसके लिए मैंने डायग्राम ड्रॉ करके रखा हुआ है, उसका लीजेंड ड्रॉ करके रखा हुआ है।
फिर फर्स्ट ईयर का डिप्रेशन कितना है अपना 8000, तो वो 8000 यहाँ पे कंसिडर किया. दिस इज द पॉइंट विच आई हैव कंसिडर्ड हियर. आई होप यू कैन सी दैट पर्टिकुलर थिंग. बाद में 7200 है तो 7200 का डॉट मार्क कंसिडर किया है. बाद में 6480 है तो 6480 का डॉट मार्क कंसिडर किया. ऐसा करके अलग अलग अमाउंट कंसिडर करते जा रहा हूँ. ओके 6480 इज हियर, सॉरी फॉर दैट. एंड बाद में कौन है तुम्हारा 5832. सो 5832 इसका मतलब मुझे कंसिडर करना पड़ेगा दैट इट इज कमिंग समवेयर बिटवीन 4000 एंड 6000. उसके बीच में 5832 मतलब 6000 के आसपास रहेगा, इसलिए यहाँ पे उसका डॉट मार्क कंसिडर किया हुआ है. सो बेस्ड ऑन दैट आई एम ड्राइंग द लाइन. तो अगर आपको मेरा SLM का ड्राइंग याद रहेगा, SLM का ग्राफ याद रहेगा, तो आपको याद रहेगा कि वहाँ पे ग्राफ कैसा था, एक ही अमाउंट आया था, सेम टू सेम अमाउंट आया था. मतलब वो मेरे ख्याल से कुछ तो 4000 4000 4000 4000 ऐसा कुछ तो अमाउंट था. तो हमने उसका एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था, अगर आपको याद रहेगा तो. चलो फटाफट से चेंज करता हूँ. अगर SLM के हिसाब से ड्रॉ करने का तो कैसे ड्रॉ करता था मैं, SLM के हिसाब से ड्रॉ करने का तो मैं ऐसे ड्रॉ करता था. फर्स्ट ईयर में जस्ट एग्जांपल 4000, या फिर इस प्रॉब्लम में देखने गए तो फर्स्ट ईयर में 8000, और उसके बाद में सेकेंड ईयर में भी 8000 ही आता था, क्योंकि अगर हम SLM कंसिडर करना चाहेंगे तो हर साल में 8-8 आएगा. तो ये 8000 यहाँ पे भी आएगा, सेकेंड ईयर का 8000 यहाँ पे आएगा, थर्ड ईयर का 8000 यहाँ पे आएगा, और फोर्थ ईयर का 8000 यहाँ पे आएगा. और फिर उसका लाइन ड्रॉ करने का है तो लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, ये ऐसा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. ये किसका लाइन है, SLM का लाइन है. ये किसका लाइन है, RBM का लाइन है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. ग्राफिकली आपको समझ में आता रहेगा कि दोनों में क्या फ़र्क है. SLM में हर साल का डिप्रिसिएशन कांस्टेंट रहता है, वैराज RBM में हर साल का डिप्रिसिएशन धीरे धीरे कम होते जाता है. तो सर हमने कैसे सिलेक्ट करने का, SLM फॉलो करें कि RBM फॉलो करें, बिजनेसमैन ने कैसे डिसाइड करने का कौन सा मेथड अच्छा है. तो उसके लिए अपने को SLM और RBM का कंपैरेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा. इसके क्या फ़ायदे हैं, इसका क्या प्रॉब्लम्स है, और उसके क्या फ़ायदे हैं, उसका क्या प्रॉब्लम्स है, ये अपने को समझ के लेना पड़ेगा. और बाद में डिसाइड करना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए कौन सा मेथड यूजफुल है. SLM और RBM का कंपैरिजन, किसके क्या फ़ायदे हैं, किसके क्या नुकसान है, ये मैं कल के लेक्चर में सिखाऊंगा. आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि रिड्यूसिंग बैलेंस का मतलब क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका कैलकुलेशन किस तरह से होता है, और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है. इतने पॉइंट्स मैंने आज कवर किए. कल के लेक्चर में डिस्कस करूंगा कंपैरिजन बिटवीन SLM एंड RBM, और बाद में अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ RBM. फिर उसके बाद में हम लोग RBM के भी कम से कम 6 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब कहीं जाके अपना डिप्रेशन का टॉपिक खत्म हो जाएगा. ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक यू वेरी मच. अगर नहीं समझा रहेगा तो फिर से लेक्चर रिवाइंड करके देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. ओके, चलो देन, बाय बाय, गुड नाइट.